जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री में। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट या आप बोले पेपर फर्स्ट फिजिक्स भौतिकी के पहली यूनिट से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। पहले यूनिट में जो हमारा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट है वेक्टर अलजेब्रा, मतलब सदिश बीजगणित। तो इसमें वेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी ये हम 11th में पढ़े होते हैं। उसके बाद में आगे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में मिल जाता है बीएससी में, बाकी सब वही बेसिक चीज़ें हैं। तो इसमें हम वेक्टर के टाइप भी पढ़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाएंगे आपको। जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो भी कराएंगे। प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जो भविष्य में आने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सभी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको नोट्स भी मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम का नेम है बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है। तो इसके तो मेन पॉइंट हैं वेक्टर के। वेक्टर और स्केलर चीज़ें होती क्या हैं, पहले इसको समझते हैं। स्केलर अदिश क्या होता है, कोई अगर क्वांटिटी कोई राशि अदिश है, स्केलर है, तो उसका मतलब क्या होता है, मतलब ऐसी राशि ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन ही ना हो, जिसमें हमको डायरेक्शन को बताने की मेंशन करने की ज़रूरत ना हो, सिर्फ उसका परिमाण हो, मतलब मैग्नीट्यूड हो ओनली। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which require only magnitude but no direction for their complete representation are called scalars। मतलब ऐसी क्वांटिटी, ऐसी राशि जिसको बताने के लिए, जिसको प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मात्रा की ज़रूरत हो, ठीक है, परिमाण की ज़रूरत हो, मैग्नीट्यूड की, बट उसके डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, तो उसको हम बोलते हैं अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसमें जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप मास ले सकते हो। मास बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है। द्रव्यमान जो है, तो द्रव्यमान को आप बता सकते हो 2 किलो है, 3 किलो है, 5 किलो है, लेकिन ये नहीं बता सकते हो कि 2 किलो किधर है, 2 किलो दक्षिण की ओर है। जैसे आपसे पूछा जाए कि जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए आपका द्रव्यमान कितना है, मास कितना है, तो आप 50, 60, 70 जितने भी केजी हों, तो आप ये थोड़ी ना बताओगे कि मैं 60 केजी दक्षिण दिशा में हूँ। आपसे कोई पूछेगा कि आप कितने केजी हो, आपका द्रव्यमान क्या है, तो आप सिर्फ बताओगे मैग्नीट्यूड, अपना परिमाण बताओगे कि हम 50 किलो हैं, 60 किलो हैं। ये तो नहीं बताओगे कि हम 60 किलो दक्षिण की ओर हैं। तो मतलब द्रव्यमान जो है, मास, इसमें डायरेक्शन की कोनो ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मास की ज़रूरत होती है। ऐसे ही वर्क है, कार्य। जैसे कार्य हमने पूछा आपसे कितना किया, तो आप बताओगे 50 जूल। अब ये थोड़ी ना बताओगे कि 50 जूल ऊपर की ओर किए या 50 जूल नीचे की ओर। तो ऐसी राशियाँ जिसमें सिर्फ किसकी ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड, और उसी से वो प्रदर्शित की जा सके, उनको हम स्केलर कहते हैं। इसमें डिस्टेंस भी आता है, दूरी, स्पीड आता है, लेकिन वेलोसिटी नहीं आता है। वेलोसिटी में क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताते हैं। स्पीड और डिस्टेंस ये अदिश हैं, स्केलर हैं। वर्क हो गया, कार्य, मास हो गया, डेंसिटी हो गया, एक्सेट्रा। डेंसिटी मतलब घनत्व। आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर्स। स्केलर्स कैन बी एडेड, कामा, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सिंपल एल्जेब्रिक लॉज। ठीक है, इसको हम सिंपली गुणा भाग कर सकते हैं। हिंदी में उसी को, ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उनको अदिश राशियाँ कहते हैं। दूरी, चाल, कार्य, द्रव्यमान, घनत्व इत्यादि राशियों, अदिश राशियों के कुछ उदाहरण हैं। अदिश राशियों को साधारण बीजगणितीय नियमों से जोड़ा, घटाया और गुणन भाग किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं वेक्टर की। अब यही हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, वेक्टर। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन भर मार के इसमें से पूछे जाते हैं खूब सारे। अगर आप लोग न्यू हो हमारे चैनल पे, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाले लेक्चर और जो भी अपडेट होगी बीएससी से रिलेटेड आपको मिल जाए। तो वेक्टर्स क्या होता है, बस सेम वैसे ही है, ऐसी राशि जिसको प्रदर्शित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि वेलोसिटी, वेग, ठीक है, कि हम 5 मीटर दक्षिण की ओर चले थे, ऐसा कहने में बनता है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, लेकिन नॉट डिस्टेंस एंड स्पीड। स्पीड अलग चीज़ है, वेलोसिटी अलग चीज़ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी अंतर है, ठीक है, ये तो आप जानते ही हो। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन एंड फॉलो वेक्टर लॉज आर कॉल्ड वेक्टर्स। जैसे कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स। ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। वेग, विस्थापन इत्यादि सदिश राशियों के उदाहरण हैं। अब अगली हेडिंग लगाएंगे, वेक्टर्स कैन बी मेनली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 टाइप्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से टाइप हैं? पहला है पोलर वेक्टर्स, मतलब ध्रुवीय सदिश। दीज वेक्टर्स हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सच एज डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक्सेट्रा। सेकंड है इसमें स्यूडो वेक्टर, मतलब आभासी जो सदिश होता है। दीज वेक्टर्स रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्रू लॉ। जो दक्षिणावर्त हैंड लॉ होता है, जो राइट हैंडेड स्क्रू लॉ, ठीक है, दक्षिण जो दाएं हस्त पेंच नियम इसको बोलते हैं। सच एज एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एक्सेट्रा। स्यूडो वेक्टर की कहाँ जरूरत होती है? जहाँ पे रोटेशन मोशन होता है, ठीक है, रोटेशनल इफेक्ट होता है, ठीक है, तो वहाँ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, जैसे कि फैन आप देखे हो, पंखा, ठीक है, तो पंखा की जो मोटर होती है ये ऐसे ऐसे, ये मान लो आपका पंखा लगा हुआ है, ये ऐसे नाच रहा है, ठीक, इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा। तो ये जो सेंटर ऑफ एक्सिस है, जिसके अबाउट ये राउंड कर रहा है, जिसके अबाउट ये नाच रहा है, तो यहाँ पे एक स्यूडो वेक्टर भी काम करता है। दीज वेक्टर्स रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग काम करते हैं। इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्रू लॉ रूल सच एज एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एक्सेट्रा, मतलब कोणीय वेग, टॉर्क हो गया, ठीक है, बलाघूर्ण जिसको बोलते हैं हिंदी में, और कोणीय संवेग आदि आते हैं। अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के अन्य प्रकार। फर्स्ट है इक्वल वेक्टर्स, समान सदिश, मतलब 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे 2 वेक्टर जिनका परिमाण भी समान हो, मैग्नीट्यूड, और उनकी डायरेक्शन, दिशा भी समान हो, दोनों चीज़ें बराबर हों, तो उसको हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं, समान सदिश बोलते हैं। मतलब अगर 5 मीटर, जैसे कि एक कार है, एक ट्रक है, कार और ट्रक एक ही दिशा में बराबर दूरी तय की है, तो दोनों का वेक्टर क्या होगा? सेम होगा। 5 मीटर दक्षिण की ओर कार गई, 5 मीटर दक्षिण की ओर ट्रक गया, तो दोनों के सदिश वेक्टर जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों के जो वेक्टर होंगे वो इक्वल होंगे। सेकंड है इसमें निगेटिव वेक्टर, ऋणात्मक सदिश। 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, अच्छे से समझना, मैग्नीट्यूड बराबर है, निगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड बराबर है, मात्रा मतलब 5 मीटर दोनों चल रहे हैं, बट हैविंग अपोजिट डायरेक्शंस आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। मतलब कार दक्षिण की ओर 5 मीटर चली गई और ट्रक जो था वो उत्तर की ओर चला गया, एक नॉर्थ की ओर गया, एक साउथ की ओर गया, चला बराबर, तो उसको बोलेंगे निगेटिव वेक्टर। एक दूसरे के कंपैरिजन में बोलोगे उसको निगेटिव वेक्टर। अगला है इसमें जीरो वेक्टर। ये बेसिक जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। तो आज हम जो है आज की क्लास इंट्रोडक्शन की ही है, इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम पढ़ेंगे।
जीरो वेक्टर मतलब शून्य सदिश। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, कहने का मतलब जीरो ही हो मैग्नीट्यूड परिमाण, नॉन एज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ये एक नंबर में एमसीक्यू भर मार के पूछा जाता है भैया, हर एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज नल वेक्टर? नल वेक्टर समझ रहे हो, जीरो वेक्टर को ही बोलते हैं नल वेक्टर। इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, मतलब इसकी डायरेक्शन कुछ डिफाइन नहीं होती है। इट इज डिनोटेड बाई जीरो, और ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा हुआ है, ये है वेक्टर का चिन्ह जो ऊपर एरो लगा हुआ है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश कहलाता है। इस सदिश की दिशा परिभाषित नहीं की जा सकती, इसे जीरो से व्यक्त किया जाता है। अब आता है यूनिट वेक्टर। ये भैया बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो है पार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जो है पेपर में हमेशा पूछा ही जाता है। यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब इकाई परिमाण जिसका होता है, समझ रहे हो, मतलब यूनिटरी सिस्टम है यहाँ पे। एक, अगर 1 मीटर की बात की जाए, 1 मीटर विस्थापन हुआ, ये 1 मीटर पर सेकंड की वेग से दक्षिण की ओर कोई वस्तु गई इस तरह से, ठीक है, या फोर्स हो गया मान लो 1 न्यूटन का फोर्स, तो ये सब यूनिट हैं, यूनिट वेक्टर हैं। फोर्स भी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि बल में दिशा वो होता है ना कि बल लगाए हैं तो इधर लगाएं बल या इधर लगाएं। अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, मतलब अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज गिवन बाई, ये ऊपर यूनिट वेक्टर लिखा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ए है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर जो ऊपर कैप लगा हो, समझ लेना ये यूनिट वेक्टर है। ये इसका जो है प्रदर्शित करने का तरीका है, ये आपको याद रखना है। अगर ए के ऊपर इस तरह से यूनिट लगा हुआ है ये वाला, तो इसका मतलब है यूनिट वेक्टर, ठीक। अगर ओनली कैप लगा हुआ है, ये यूनिट वेक्टर जो होता है ये वेक्टर बटे मोड ऑफ वेक्टर के बराबर होता है। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ऑफ ए, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ऑफ ए, इसी को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अ यूनिट वेक्टर इज अनटिलनेस यूनिटलेस, मतलब ये यूनिटलेस होता है, सॉरी, इसकी कोई इकाई नहीं होती, यूनिटलेस होता है और डायमेंशन लेस वेक्टर होता है। ये यहाँ से भैया एक क्वेश्चन बहुत बनता है, क्वेश्चन आएगा सीधे कि इनमें से कौन यूनिटलेस और डायमेंशन लेस है, कौन सा वेक्टर डायमेंशन लेस और यूनिट लेस है, तो आपको याद रखना यूनिट वेक्टर। अब भाई क्यों डायमेंशन लेस और यूनिट लेस होगा? क्योंकि इसका कौन सा इकाई होगा, इसका कोई मात्रक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऊपर भी ए है नीचे भी ए है। मान लो अब अगर आपको इस तरह से निकालना है, जैसे कि आपको निकालना है यूनिट फोर्स, यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स, ठीक है, तो ये आप किस तरह से लिखोगे? वेक्टर ऑफ फोर्स अपान मोड ऑफ वेक्टर ऑफ फोर्स। तो ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होगी भाई? न्यूटन से ही ना इसको दर्शाओगे, न्यूटन। तो नीचे भी क्या मात्रक आएगा? न्यूटन। तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा? यूनिट लेस हो जाएगा ना, यूनिट लेस हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम डायमेंशन लेस की बात करें, जैसे डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस कैसे हुआ? फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स इज इक्वल टू होता है यम ए, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही तो होता है बल। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान जो है ये मास, इसकी डायमेंशन होती है यम, इनटू ये जो है हमारा एक्सेलरेशन त्वरण। अब त्वरण ए इक्वल टू क्या होता है? ए इक्वल टू क्या होता है? वी बाई टी, ए इक्वल टू वी बाई टी। अब वी क्या होता है? वी होता है वेलोसिटी है ना, वी वेग, तो ये होता है यल, मतलब लेंथ हो जाएगी ना, लेंथ कितनी दूर चला है, यल बाई टी स्क्वायर, एक टी और आएगा, तो ये त्वरण हो जाएगा तुम्हारा, एक्सेलरेशन हो जाएगा यल और टी की पावर -2, मतलब जो फोर्स की डायमेंशन है वो बनेगी यम यल टी की पावर -2, क्योंकि ये टी ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा ना, माइनस में हो जाएगी उसकी पावर। तो ये बन गया आपका डायमेंशन फोर्स का।
अब अगर डायमेंशन रखो, देखो ये यूनिट फोर्स है F इजिक्वल टू, ऊपर रखोगे इसकी डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन भी क्या आएगी mL/-2, और नीचे भी फोर्स है भाई, मैग्नीट्यूड भले ही है लेकिन है तो फोर्स ही, तो यहाँ भी mL/-2 ही आएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो बचेगा क्या, ये डायमेंशन लेस भी हो गया। मतलब जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर क्या कैसा होता है, यूनिट लेस होता है। इकाई वेक्टर मात्रक हीन होता है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। मतलब ये क्या होता है, मात्रक हीन होता है और क्या होता है, विमाहीन। क्या होता है, विमाहीन होता है। इसकी मात्रक और विमा कुछ नहीं होता है, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला है हमारा, इसमें देखो यहाँ लिखा है मात्रक विहीन और विमाहीन सदिश होता है, जो इकाई सदिश है। कोलीनियर वेक्टर मतलब संरेख सदिश किसको बोलते हैं, कोलीनियर वेक्टर। 2 or more non-zero vectors are said to be collinear। मतलब 2 or more non-zero vector are said to be collinear if they are parallel to the same line। मतलब अगर एक ही रेखा में दो सदिश हैं और वो अशून्य हैं, शून्य मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम कोलीनियर बोलते हैं, संरेखित सदिश बोलते हैं। ठीक, 2 वेक्टर्स, वेक्टर A and वेक्टर B are collinear if वेक्टर A is equal to lambda वेक्टर B for some scalar lambda। यदि 2 या 2 से अधिक अशून्य मतलब नॉट 0 सदिश एक ही रेखा के समांतर हैं, तो वे संरेख सदिश कहलाते हैं, मतलब कोलीनियर वेक्टर कहलाते हैं। किसी भी अदिश लेमडा के लिए वो वेक्टर A इक्वल टू लेमडा वेक्टर B हो तो सदिश वेक्टर A तथा वेक्टर B संरेख हैं। अब है कोप्लेनर वेक्टर मतलब सह समतलीय सदिश, कोप्लेनर वेक्टर सह समतलीय सदिश। 3 or more non-zero vectors are said to be coplanar if they lie in the same plane। मतलब अगर एक ही तल में है, जैसे कि ये एक तल है, समझ रहे हो, एक तल है, एक ही तल में है और नॉन जीरो हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। मतलब 3 अथवा 3 से अधिक अशून्य नॉट जीरो सदिश यदि एक ही समतल में हों तो वे सह समतलीय सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सह समतलीय सदिश। ये डिफिनेशन बड़ी ही इम्पोर्टेंट है भैया, कि ये पहली यूनिट है, ये आपका बेस बनाएगी। ये लेक्चर जिसने देख लिया उसका तो काम हो गया, समझ रहे हो। आगे की चीज़ें मतलब समझ आए, काम होने का मतलब ये नहीं एक ही लेक्चर में आप BSc पास कर ले जाओगे। अच्छे खासे फेल भी होते हैं, पिछली बार भी हुए थे, इससे पहले भी हुए थे, आगे भी होंगे, भविष्य में होते रहेंगे। ठीक है, तो उसकी डरने की चिंता नहीं है आपको, आप मत डरिए। आप हमारे साथ जुड़ चुके हो, बेझिझक बेधड़क ऐसा परसेंटेज बनाओगे, लोग देखेंगे। ठीक है, तो बस साथ में जुड़े रहना है, बराबर पढ़ते रहना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आपको काम करते रहना है। अगला है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मतलब रेखीय स्वतंत्र सदिश। दोज वेक्टर्स वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C are said to be linearly independent if 3 scalars x, y and z are in such a way that, जैसे कि x वेक्टर A प्लस x वेक्टर B प्लस x वेक्टर C इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। यदि A, B व C सदिश रेखीय स्वतंत्र सदिश कहलाते हैं सदिश। ठीक है, यदि 3 अदिश x, y, z इस प्रकार हों, जैसे कि ये दर्शाया गया है, अगर इस प्रकार से कोरिलेट हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मतलब रेखीय स्वतंत्र सदिश कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इसमें पॉइंट, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स रेखीय पराश्रित। ठीक है, रेखीय पराश्रित सदिश, ये स्वतंत्र नहीं है, अस्वतंत्र है। वेक्टर्स A, B एंड C आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ 3 स्केलर्स
एक्स वाई जेड आर इन सच आ वे दैट, मतलब जो कि नॉट इक्वल टू जीरो हो। एक्स वाई मतलब कि अगर वेक्टर ए बी सी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए किससे, किसी स्केलर क्वांटिटी से, किसी भी स्केलर एक्स वाई जेड हो सकता है, और वो एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एक्स भी नॉट इक्वल टू जीरो, वाई और जेड ये नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए, ठीक है, तब तो काम बन सकता है। ये आपस में बराबर होने चाहिए तीनों क्वांटिटी, मतलब यूनिटरी वाला सिस्टम यहाँ भी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू बराबर होनी चाहिए और वो तीनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, लेकिन नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। जीरो के ऊपर कुछ भी हो सकती है, मतलब अगर एक्स एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, चल जाएगा, पाँच है पाँच है पाँच है चल जाएगा, सात है सात है सात है चल जाएगा, जीरो नहीं होना चाहिए। और ये दोनों तीनों जो हैं समान होने चाहिए, मात्रा इनकी जो मैग्नीट्यूड है बराबर होना चाहिए। सदिश ए बी व सी रेखीय पराश्रित सदिश कहलाते हैं यदि तीन अदिश एक्स वाई व जेड इस प्रकार हो कि एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे वो थोड़ा सा चिन्ह नहीं था, यहाँ एक्स वाई व जेड सभी अशून्य है। क्या है? अशून्य, समझ में आया? नॉन जीरो हैं। क्या है? नॉन जीरो। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये बेस है उसका, ठीक है, वेक्टर का। वेक्टर अलजेब्रा समझने से पहले ये इतनी चीज़ें आपको आनी बहुत ही ज़रूरी है। इसके आगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर पढ़ेंगे। वेक्टर को किस तरह से हम निरूपित करते हैं, इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं निरूपण पे, इसके रिप्रेजेंटेशन पे किस किस तरह से हम आपको जितने भी क्वेश्चन आगे हैं होने वाले सब अच्छे से समझाएंगे, सीधा ब्रेन में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप तैयार करिए, साथ में पॉज करके नोट कर लिया करिए जितना भी हम पढ़ाते हैं आपको, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।